नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग UNDESA ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट जारी की। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान भेजे जा रहे प्रतिबंधित रसायन जब्त किए। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का राजकीय दौरा संपन्न किया। केरल के विड़िंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहला मालवाहक जहाज पहुंचा। महाराष्ट्र के कोयना वारणा क्षेत्र में काफी गहराई तक साइंटिफिक ड्रिलिंग की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के संरचनात्मक रूपांतरण पर अपना वर्किंग पेपर जारी किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग UNDESA ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों के लिए जनसंख्या रुझान प्रदान करती है। इसी के साथ रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। विश्व के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट में 4 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहला है पॉपुलेशन पीक। विश्व की जनसंख्या 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 बिलियन तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी। वहीं 2024 में विश्व की जनसंख्या फिलहाल 8.2 बिलियन से अधिक है। दूसरा है प्रजनन दर। वर्तमान में प्रजनन दर प्रति महिला 2.25 जीवित जन्म है। 1990 में यह दर 3.31 जीवित जन्म थी। तीसरा है जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष है। 1995 की तुलना में यह 8.4 वर्ष अधिक है। और चौथा है कम उम्र में गर्भधारण। 2024 में 4.7 मिलियन बच्चों यानी दुनिया भर में कुल जन्मे बच्चों का लगभग 3.5% का जन्म 18 वर्ष के कम उम्र की माताओं से हुआ है। वहीं इस रिपोर्ट में भारत के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। इस सदी के अंत तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना रहेगा। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों में शामिल है जनसंख्या गति यानी पॉपुलेशन मोमेंटम। प्रति महिला जीवित जन्मों की संख्या गिरकर प्रतिस्थापन स्तर 2.1 पर होने या उस स्तर से भी कम होने के बावजूद प्रजनन आयु वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि जारी रहती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि कुछ देशों या क्षेत्रों में उच्च प्रजनन दर का बना रहना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि आदि। आखिर में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग UNDESA के बारे में भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह संस्था देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए सरकारों एवं हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का विकास संबंधी स्तंभ है। इसके अलावा UNDESA द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान भेजे जा रहे प्रतिबंधित रसायन जब्त किए। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तमिलनाडु के एक बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित रसायन ऑर्थोक्लोरो बेंजिलिडीन मेलोनोनिट्राइल की खेप जब्त की है। इस रसायन का इस्तेमाल आंसू गैस में और दंगों को नियंत्रित करने वाले एक रासायनिक अभिकारक के रूप में किया जाता है। आपको बता दें कि इस खेप की जब्ती सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई है। यह रसायन भारत की निर्यात नियंत्रण सूची स्कोमेट में भी एक नियंत्रित पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध है। इसके निर्यात की अनुमति केवल निर्यात प्राधिकरण द्वारा ही दी जाती है। स्कोमेट सूची के बारे में बात करें तो स्कोमेट अर्थात विशेष रसायन, जैव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी सूची राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है। इस सूची के तहत सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं, युद्ध सामग्री एवं परमाणु से संबंधित मदे शामिल हैं। दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं और प्रौद्योगिकियां ऐसी वस्तुएं एवं प्रौद्योगिकियां हैं जिनका असैन्य व सैन्य दोनों क्षेत्रों में उपयोग हो सकता है।
विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं या प्रौद्योगिकियों को स्कॉमेट नाम दिया गया है। दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों का निर्यात या तो प्रतिबंधित है या लाइसेंस के तहत निर्यात की अनुमति दी जाती है। स्कॉमेट सूची को हार्मोनाइज्ड सिस्टम यानी ITC-HS वर्गीकरण के आधार पर भारतीय व्यापार वर्गीकरण के तहत अधिसूचित किया गया है। गौरतलब है कि ITC-HS को आयात निर्यात गतिविधियों के लिए अपनाया गया है। इसके अलावा स्कॉमेट नियंत्रण सूची सभी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और अभिसमयों की नियंत्रण सूचियों के अनुरूप है। खबर के अंत में बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वासेनार अरेंजमेंट 1996 यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले उपकरणों व प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए मानक स्थापित करता है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG 1974 यह असैन्य परमाणु सामग्री और परमाणु संबंधित उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था 1987 यह बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य मानव रहित वितरण प्रणालियों के प्रसार को नियंत्रित करता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985 यह सुनिश्चित करता है कि निर्यात के माध्यम से रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में योगदान न दिया जा सके। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि NSG को छोड़कर भारत उपर्युक्त सभी नियंत्रण व्यवस्थाओं का सदस्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का राजकीय दौरा संपन्न किया। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह राजकीय दौरा किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। इससे पहले 1983 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का राजकीय दौरा किया था। मौजूदा यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय संधारणीय आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर जोर दिया। इस साझेदारी में अनेक नई पहलों और संयुक्त परियोजनाओं तथा कई क्षेत्रों में व्यवसाय से व्यवसाय भागीदारी को शामिल किया जाएगा। इन क्षेत्रों में ग्रीन एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, लाइफ साइंसेज, स्मार्ट सिटी, मोबिलिटी और परिवहन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। खबर की बेहतर समझ के लिए भारत ऑस्ट्रिया संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक संभावना के नजरिए से देखा जाए तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में ऑस्ट्रिया के एक तटस्थ और स्वतंत्र देश के रूप में उभरने का समर्थन भी किया था। वहीं राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में देखा जाए तो दोनों देशों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। आर्थिक संबंधों की बात करें तो 2023 में दोनों देशों के बीच 2.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया को हुए भारतीय निर्यात का मूल्य 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोनों देशों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2024 में इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया गया है। आखिर में बहुपक्षीय सहयोग की बात करते हैं। ऑस्ट्रिया ने भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे यानी IMEC में शामिल होने के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की है। भारत ने 2027-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऑस्ट्रिया की अस्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। ऑस्ट्रिया ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया है और भारत ने ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। केरल के विझिंजम यानी वीणीडम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहला मालवाहक जहाज पहुंचा। विंझिंजम बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यह केरल सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस बंदरगाह को वर्तमान में लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर यानी DBFOT के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP घटक के तहत विकसित किया जा रहा है। गौरतलब है कि लैंडलॉर्ड मॉडल के अंतर्गत पोर्ट अथॉरिटी विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करती है, जबकि बंदरगाह के संचालन का दायित्व निजी कंपनियों के पास होता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विझिंजम बंदरगाह के मामले में यह दायित्व अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ट्रांसशिपमेंट हब के बारे में बात करें तो ट्रांसशिपमेंट हब ऐसे बंदरगाह होते हैं जिनका मालवाहक जहाज के स्रोत और उसके गंतव्य बंदरगाहों से कनेक्शन होता है। वास्तव में ये कार्गो ट्रांसफर के लिए मध्यवर्ती बंदरगाह के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे बंदरगाहों पर शिपमेंट को एक जहाज से दूसरे जहाज पर लादा जाता है। इसके अलावा भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो को भारत के बाहर के बंदरगाहों पर हैंडल किया जाता है। आपको बता दें कि कोलंबो सिंगापुर और क्लैंग मलेशिया बंदरगाह इनमें से 85% ट्रांसशिपमेंट कार्गो को हैंडल करते हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में भारत के महत्व के बारे में। ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग सुविधा नहीं होने की वजह से देश के बड़े बंदरगाहों को लगभग 200 से 220 मिलियन डॉलर का राजस्व घाटा होता है। हालांकि इस घाटे से बचा जा सकता है। साथ ही ट्रांसशिपमेंट हब होने से बंदरगाहों पर आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। ट्रांसशिपमेंट हब से संबंधित लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का विकास होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही जहाज की मरम्मत, वेयर हाउसिंग, बंकरिंग जैसे संबद्ध व्यवसायों का भी विकास होगा। खबर के अंत में भारत में ट्रांसशिपमेंट हब विकसित करने के लिए शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कोचीन पोर्ट अथॉरिटी यानी COPA ने कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विकसित किया है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलाथिया खाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास के लिए चिन्हित किया गया है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। महाराष्ट्र के कोयना वारणा क्षेत्र में काफी गहराई तक साइंटिफिक ड्रिलिंग की गई। बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी BGRL एकमात्र संस्थान है जिसे भारत में साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग SDD प्रोग्राम का कार्यान्वयन करने का कार्य सौंपा गया है। बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी BGRL पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक विशेषीकृत संस्थान है। साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग यानी SDD प्रोग्राम के तहत पृथ्वी की भूपर पट्टी यानी क्रस्ट साइड में गहराई पर मौजूद क्षेत्रों का निरीक्षण और विश्लेषण करने के लिए निर्धारित स्थानों पर बोरहोल ड्रिल किया जाता है। कोयना में BGRL साइंटिफिक ड्रिलिंग का उद्देश्य पृथ्वी के आउटर लेयर में 6 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग करना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि साइंटिफिक ड्रिलिंग के लिए कोयना क्षेत्र को ही क्यों चुना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 1962 में कोयना बांध बनाने से बनी शिवाजी सागर झील के कारण लगातार भूकंप के झटके आते रहे हैं। ये भारत के पश्चिमी तट के निकट स्थित जलाशय द्वारा पैदा होने वाले भूकंपीयता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कोयना में ड्रिलिंग हेतु उपयोग की गई तकनीक हाइब्रिड ऑफ मड रोटरी ड्रिलिंग और परकशन ड्रिलिंग है। रोटरी ड्रिलिंग की बात करें तो इसमें चट्टानों में ड्रिल करने के लिए स्टील की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है और इस दौरान घर्षण के चलते काफी ऊष्मा भी पैदा होती है। कूलिंग लिक्विड या ड्रिलिंग मड की मदद से ड्रिल बिट को ठंडा रखा जाता है और बोरहोल से मलबे को बाहर निकाला जाता है। वहीं एयर हैमरिंग में चट्टानों को काटने के लिए ड्रिलिंग रॉड में अत्यधिक संपीड़ित हवा को भेजा जाता है जो अपने साथ मलबे को बाहर ले आती है। इस ओर साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग से संबंधित कुछ चुनौतियों को जानना भी जरूरी है। इस तरह की ड्रिलिंग के लिए काफी श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कार्य को करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाना और ड्रिलिंग कौशल का होना जरूरी है। जैसे जैसे बोरहोल गहरा होता जाता है वैसे वैसे ड्रिल करने वाली मशीन पर भार भी बढ़ता जाता है। इनके अलावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान और उच्च दबाव के चलते लंबे समय तक एवं लगातार ड्रिल करना काफी कठिन हो जाता है। आखिर में कोयना में साइंटिफिक ड्रिलिंग के महत्व को समझते हैं। भूकंपों का अध्ययन करने के अवसर का लाभ उठाना, पृथ्वी के इतिहास, सक्रिय भ्रंश क्षेत्रों, चट्टान के प्रकार, ऊर्जा स्रोतों, जीवन स्वरूपों आदि के बारे में समझ को बढ़ावा मिलता है। दक्कन की ज्वालामुखी गतिविधियों और सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन के बारे में जानकारी प्रदान करना, पश्चिमी तट पट्टी की भूतापीय ऊर्जा क्षमता का पता लगाया जा सकता है और जलाशय द्वारा उत्पन्न भूकंपीयता को समझने के लिए एक मॉडल का विकास करना। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के संरचनात्मक रूपांतरण पर अपना वर्किंग पेपर जारी किया। IMF ने एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैच अप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इसमें भारत की समृद्धि का जायजा लेते हुए संरचनात्मक सुधारों के लिए सुझाव दिए गए हैं। ये सुधार भारत में समृद्धि को गति प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। आइए खबर के शुरुआत में IMF के वर्किंग पेपर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है क्षेत्रक आधारित असंतुलन। भारत में समग्र उत्पादन मूल्य में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। 1980 में समग्र उत्पादन में कृषि क्षेत्र की 40% हिस्सेदारी थी। यह हिस्सेदारी 2019 में घटकर मात्र 15% रह गई थी। इसके बावजूद देश में अभी भी कृषि क्षेत्र में कुल श्रमिक का 42% श्रमिक कार्यरत है। इसकी वजह श्रम बाजारों में सख्त कानून का मौजूद होना है। दूसरा है उद्योगों द्वारा तकनीक अपनाने में असमानता। उन्नत और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सेवा क्षेत्र ने विनिर्माण क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन किया है। सेवा क्षेत्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एवं अन्य IT सेवाओं ने तथा विनिर्माण क्षेत्र में आभूषण विनिर्माण ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और अंत में है भविष्य के लिए अनुमान। भारत को अपनी बढ़ती आबादी के लिए 2050 तक कम से कम 143 से 324 मिलियन नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महज कुछ प्रतिशत श्रमिकों के कृषि क्षेत्र से निर्माण, सेवा या विनिर्माण क्षेत्र में जाने पर GDP में 0.2 से 0.5% तक की अतिरिक्त वृद्धि हासिल की जा सकती है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और वर्किंग पेपर में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। श्रम बाजार सुधारों को और बेहतर करना। केंद्र सरकार को श्रमिकों के लिए पर्याप्त रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए राज्यों के साथ मिलकर श्रम बाजार में श्रम कानूनों को आसान बनाने हेतु काम करना चाहिए। व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देना। भारतीय उत्पादकों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत लाने तथा संसाधनों की बेहतर आवंटन के लिए आयात एवं निर्यात से संबंधित टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंधों को हटाना चाहिए। और अंतिम है सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रवास को सुगम बनाना चाहिए। साथ ही अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक रूपांतरण हेतु सहायता प्रदान करनी चाहिए। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्र सरकार ने सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस लागू करने का निर्णय लिया है। ये नेशनल ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने उदारीकृत विप्रेषण योजना LRS के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCs को धन भेजने के दायरे का विस्तार किया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी GIFT गिफ्ट IFSC भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति उपयोजना SC, SP और जनजातीय उपयोजना के फंड्स को कथित तौर पर किसी अन्य कार्य में खर्च करने के मामले में कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जनजातीय उपयोजना TSP की रणनीति 1974 से लागू है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनागत संसाधनों का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी पिच ब्लैक अभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजित होता है। वैज्ञानिकों ने विशाल परमाणुओं से बना एक टाइम क्रिस्टल सफलतापूर्वक बनाया है। 2012 में फ्रैंक विल्जैक ने टाइम क्रिस्टल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। टाइम क्रिस्टल एक क्वांटम सिस्टम है जहां कण गति के एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं और जो टाइम में नियमित अंतराल पर स्वयं को दोहराते हैं। रमन अनुसंधान संस्थान RRI के वैज्ञानिकों ने वास्तविक अप्रत्याशित यादृच्छिक यानी रैंडम संख्याएं सृजित करने के लिए एक नया यूजर फ्रेंडली तरीका विकसित किया है। यह नया तरीका क्वांटम संचार में मजबूत एन्क्रिप्शन के लिए महत्वपूर्ण है। क्वांटम
क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन की एक विधि है। ये डेटा को सुरक्षित और संचारित करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के स्वाभाविक गुणों का उपयोग करती है। ग्रीष्मकालीन गणना से उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी में वृद्धि का पता चला है। सारस क्रेन चोंच से पंजों तक की लंबाई के मामले में विश्व का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत है। अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जिले के स्थानीय लोग ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना NHPC द्वारा सियांग नदी पर विकसित की जा रही है। यह नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला में अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की कोलकाता पीठ ने केंद्रीय भूजल बोर्ड को ओडिशा की सुकिंदा घाटी में भूजल में क्रोमियम संदूषण के खतरनाक स्तर की जांच करने का आदेश दिया है। क्रोमियम जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। इसके कारण यह भौतिक, रासायनिक व जैविक परिवर्तनों से गुजरता है और स्रोत के बिंदु से कई अलग अलग जगह व्यापक संदूषण का कारण बनता है। हानि और क्षति कोष के बोर्ड ने इस कोष का नाम बदलकर फंड फॉर रिस्पॉन्स टू लॉस एंड डैमेज कर दिया है। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि फिलीपींस इस फंड के बोर्ड का होस्ट देश होगा। इसकी स्थापना 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में UNFCCC पक्षकारों के सम्मेलन के 27वें सत्र में की गई थी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।